नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षा हो। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? बीरबल, राजा मानसिंह, राजा तोडरमल या फिर खैगाम। यहाँ पे लैंड रेवेन्यू की बात की गई है और लैंड रेवेन्यू से जो रिलेटेड है वो आपके राजा तोडरमल है, तो पहले का सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए क्लास, अगर हम बात करें राजा तोडरमल की, तो राजा तोडरमल द्वारा जो प्रणाली दी गई थी उसको हम जाप्ती प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम तोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं, जो कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड थी। जाप्ती प्रणाली में जो लैंड रेवेन्यू की बात की गई थी, जो टैक्स लेने की बात की गई थी, वो खालसा भूमि से लेने की बात की गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, अकबर के शासन काल के 15वें वर्ष लगभग 1570 से 71 में तोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जिसका की नाम जाप्ती प्रणाली था, को प्रारंभ किया। तो ये चीज आप याद रखिएगा, किन भूमियों पे? खालसा भूमि पर। ठीक है, खालसा भूमि वो भूमि होती थी जिस पर कि डायरेक्ट कंट्रोल होता था राजा का। यहाँ पर कुछ और चीजों को हम देखते हैं। जो जाप्ती प्रणाली थी उसमें जो कर निर्धारण था वो 2 श्रेणियों पे होता था, 2 श्रेणी पे बेस्ड होता था। एक को हम कहते थे तखसीस, ठीक है, और दूसरा आपका था तहसील। ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, जब लगान निर्धारण की जाती थी उस समय जो राजस्व अधिकारी होता था वो जो पत्र लिखता था उसको क्या कहा जाता था? उसको पट्टा कहा जाता था, कोल कहा जाता था या फिर कोल करार कहा जाता था। तो ये भी चीज आपके यहाँ पर लिखी गई है, तो आप इसको भी एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मैं उसको एक बार रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले आप याद रखेंगे तोडरमल किसके शासन काल में थे? आपके अकबर के शासन काल में थे। किस चीज से रिलेटेड थे? लैंड रेवेन्यू से, भू राजस्व से। इन्होंने कौन सी प्रणाली दी थी? जाप्ती प्रणाली दी थी। ठीक है, जाप्ती प्रणाली में जो आपका कर था वो किस भूमि से लिया जाता था? खालसा भूमि से लिया जाता था। यहाँ पर कर निर्धारण के लिए 2 श्रेणियां बनी थी, पहला आपका तखसीस और दूसरा तहसील। और यहाँ पर जो राजस्व अधिकारी था, जो पत्र लिखता था, उसको कहा जाता था पट्टा, कोल या कोल करार। ये सारे पॉइंट्स एक जगह नोट डाउन करिएगा और याद रखिएगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है। एक और प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में खालसा शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, कुछ ऐसे क्षेत्रों को सुल्तान ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा था जहां पर सुल्तान का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, उसको हम खालसा कहते थे। और यहाँ से जो भी टैक्स मिलता था वो सुल्तान के, मतलब जो भी आपका किंग हुआ करता था, उसके सीधे अकाउंट में जाता था। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है? कृषि पर दिया गया है, व्यापार पर दिया गया, उद्योग पर दिया गया, युद्ध आधारित दिया गया। तो आपको पता है जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, पूरी तरीके से हम कृषि अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, हम सेकेंडरी की बात करते हैं और टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। सेकेंडरी में आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, और टर्शरी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सर्विस सेक्टर आएगा। और भारत के कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सर्विस
सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और जब हम चाइना की बात करते हैं तो वहां पर चाइना आपका एक मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, तो उनका जो पूरी इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग हब की वजह से चलती है, बेस्ड इकोनॉमी है। इसी वजह से देखिए अब भारत में हम लोग कहते हैं मेड इन इंडिया, अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, हम इंडिजिनस प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपका सही उत्तर क्या होगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन है, इनमें से कौन एक है, ठीक है। शंकराचार्य, कालिदास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और यहाँ पर देख लीजिए हम किसकी बात करें, मध्ययुगीन भारत की बात करें, वहां पर भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसका नाम होगा, शंकराचार्य का नाम होगा। थर्ड का ए आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब भी हम शंकराचार्य की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए अद्वैतवाद, ठीक है। याद रखिएगा ये इन्होंने किसको प्रतिपादित किया था, अद्वैतवाद को, ठीक है। हम द्वैतवाद की बात करेंगे तो माधवाचार्य याद रखिएगा, द्वैताद्वैतवाद की बात करेंगे तो निम्बुकाचार्य का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पहले यहाँ से प्रश्न बने, हो सकता है आने वाले समय में भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर है, तो इसको भी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ज्योतिर्मठ की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। द्वारिका की बात करेंगे गुजरात में, पुरी की बात करेंगे पुरी की तो उड़ीसा में, और श्रृंगेरी की बात करेंगे तो कर्नाटक में। ये याद रखिएगा क्लास, जब मठ की बात करेंगे तो ये 4 मठ जो है वो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, परीक्षा में मैंने किसी परीक्षा में एक प्रश्न देखा था जिसमें कि ऑप्शन में आपको दिया गया था केदारनाथ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा केदारनाथ को शंकराचार्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। हाँ, केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाई गई है, ठीक है, इसलिए लगाई गई है क्योंकि वहां पर उनकी समाधि है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए सारे पॉइंट्स में बताते हुए चलिए, करंट से भी रिलेट करते हुए चल रही, ताकि आपको सब चीजें दिमाग में फीड होती रहे। चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो कृषक आंदोलन की बात की गई है यहाँ पर अवध के, तो बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और सल्लूरी सीताराम राजू। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सभी को उत्तर पता होगा, यहाँ पर उत्तर आपका क्या है, फोर्थ का ए। यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट की बात की गई है, ठीक है, कृषक आंदोलन की। तो अगर हम बात करें बाबा रामचंद्र की, तो ये मूल निवासी कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, ठीक है। इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने की पहल की थी, और ये सन्यासी वेशभूषा ये धारण किए रहते थे, और उसी में ये अपनी सभाएं भी आयोजित किया करते थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे, ठीक है। और जब ये सभाएं आयोजित करते थे तो वहां पर ये रामचरितमानस का पाठ करते थे, और रामचरितमानस का पाठ करके ये किसानों को जागृत एवं संगठित करते थे, याद रखिएगा। और इन्हीं के प्रयास के चलते अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन का आपका गठन हुआ, और उसका नाम क्या था, अवध किसान सभा, जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था। चलिए पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम की बात करें 1892, 1909, 1919 और 1935। तो यहाँ पे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करेंगे, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1919। तो फिफ्थ का आपका सही उत्तर क्या है क्लास, सी आपका सही उत्तर है। हम 1909 की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉले मिंटो रिफॉर्म, क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मॉले मिंटो रिफॉर्म, ये चीज याद रखिएगा। और मॉले मिंटो रिफॉर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पर हमने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी ना, पृथक निर्वाचन की बात की थी, और किसके लिए की थी, मुस्लिम्स के लिए की थी, हमने नहीं, मॉले मिंटो ने की थी, ठीक है। ये मॉले मिंटो, एक मिंटो जो है वो आपके क्या है, वाइसरॉय है, और मॉले जो है वो सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी और वाइसरॉय के नाम पे ये पड़ता है मॉले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड आपके वाइसरॉय हो गया, और मॉन्टेग्यू उस समय आपके वो थे,
सेक्रेटरी थे। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी। तो 5th का सी। तो यहां पर क्लास मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी 1919 से रिलेटेड, ठीक है, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में नोट करिए, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई थी? 1919 में अपनाई गई थी। दूसरी चीज याद रखिएगा, वहां पर हमने पृथक निर्वाचन की बात की गई है 1909 में, मिंटो में, मोहल्ले मिंटो में 9 में हमने मुस्लिम्स के लिए की थी। 1919 में हमने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिखों के लिए, ठीक है, सिख के लिए, फिर उसके बाद ईसाइयों के लिए, ठीक है, फिर आंग्ला जो आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं, आंग्ला भारतीयों के लिए और यूरोपियंस के लिए की। ये भी चीज याद रखिएगा, हम 1919 की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे द्वैत शासन प्रणाली की बात की गई थी और 1919 में द्वैत शासन प्रणाली आपके प्रांतों में लगी थी, ठीक है, और यही द्वैत शासन प्रणाली को 1935 में प्रांत से हटाकर कहां पर लगा दिया गया था? सेंटर में लगा दिया गया था। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, जो मैंने आपको रिवाइज कराया। तो 1909 वाला भी याद रखिएगा, जिसको कि हम मोहल्ले मिंटो कहते हैं, उसमें हमने पृथक निर्वाचन की बात मुस्लिम्स के लिए की है। 1919 में हमने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की बात किसके लिए की है? रिवाइज करो, ईसाइयों के लिए, सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। और 1919 में आपकी पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया और यहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली आपके प्रांतों में लगाई गई और यही द्वैत शासन प्रणाली को प्रांतों से हटाकर सेंटर पे लगाया गया कब? 1935 में। तो सारी चीजें रिवाइज हो गई। चलिए 6वें प्रश्न को अब देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है किसे? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मालदीव को, दमन और दीप को, लक्षद्वीप को या फिर अंडमान निकोबार को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर 6 का डी हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर है। तो क्लास ये देख लीजिए, मैं जब भी अंडमान निकोबार के बारे में कुछ भी पढ़ाती हूँ तो मैं आप लोगों को एक चीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि परीक्षा में कभी भी इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि अंडमान निकोबार में के जो ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं इसको नॉर्थ टू साउथ आप अरेंज करिए या साउथ टू नॉर्थ। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको याद रहेगा नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर लोअर है, फिर लिटिल है, ठीक है। अभी आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा मैम नॉर्थ वाला नॉर्थ में रहेगा, कॉमन सेंस की बात है, फिर मिडिल वाला मिडिल में रहेगा, उसके बाद लोअर रहेगा, फिर लिटिल रहेगा, ठीक है, अभी लग रहा है। लेकिन जब परीक्षा में इसको इस तरीके से अरेंज करने को दे देते हैं तो लोग लोअर और लिटिल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, अब आपको याद हो गया होगा। इसी तरीके से जब हम निकोबार की बात करेंगे तो यहाँ पे आप याद रखिएगा निकोबार से भी रिलेटेड जो आपके नाम दिए गए हैं। तो अंडमान निकोबार, ठीक है, आप इसको एक बार जरूर मैप में देख लिया करिए, परीक्षा में अपीयर होने के पहले 1-2 मिनट लगते हैं। अगर प्रश्न बन जाए, क्योंकि बन जाते हैं कई बार, तो अच्छा होगा, आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो इसको छोड़िएगा नहीं कभी कभी। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अंडमान निकोबार देख लीजिए, अगर भारत के नक्शा पढ़ रहे हैं आप, और इधर आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, वहां से भी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। अब जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पॉलिटी को भी। पॉलिटी में कैसे देखोगे तुम? शेड्यूल देखना, ठीक है, 5वें और 6वें शेड्यूल में, ठीक है। 6वें शेड्यूल में हमने किन किन स्टेट्स की बात की है और किन की बात नहीं की है, परीक्षा में पूछा गया है कई बार, ठीक है। इसी तरीके से जब ज्योग्राफी पढ़ो या एनवायरमेंट पढ़ो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देख लो कि कौन कौन सी नदियां आपकी हैं, और दूसरी चीज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो तुरंत तुम्हारा रिवाइज होगा क्लास। यही तरीका होता है पढ़ने का। जब आप एक बार ऐसे एटलस खोल के बैठे हो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देख रहे हो तो यहाँ पर देख लो कि कौन कौन से आपके नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी नदी है, साथ ही साथ पॉलिटी के उस पर भी देख लो कि किस शेड्यूल में किसकी बात की गई है, ये सब आर्टिकल्स में कहाँ बात की गई है, ठीक है। तो ये जरूर देख लिया करिए क्लास, इससे आपका जल्दी रिवाइज होगा। जब आप एक बार सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, कि आप कहीं पर भी हाथ रखो तो आप उसके बारे में 2 लाइन बता पाओ। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। कौन सा पठार भारत की खनिज भारत के हृदय के रूप में जाना जाता है? तो हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान है। भांडेर पठार दिया है, छोटा नागपुर दिया है, डेक्कन दिया है, तिब्बती पठार दिया है। तो बताइए कौन सा होगा? हार्ट ऑफ इंडिया मिनरल्स के लिए छोटा नागपुर प्लेटू। तो 7th का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो यहाँ पे अब्रक, बॉक्साइड,
तांबा, चूना पत्थर, लौ एस सब मिलता है। कोयला सबका भंडार ग्रह ये है, इसी वजह से हम इसे मिनरल्स का भंडार कहते हैं। ये तो आसान सा प्रश्न था। 8वें प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब भी मिनरल्स की बात होती है तो आपको पता होगा एक जो कॉमन सा प्रश्न कई बार रिपीट होता है कि जब भी हम धारवाड़ की बात करते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर धारवाड़ और गोंडवाना रेंज की, तो गोंडवाना रेंज की बात करेंगे तो वहां पे किसका भंडार मिलता है हमको? कोयले का, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का। और जब हम धारवाड़ की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनरल्स का। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, घुमा फिरा के कभी रिपीट हो जाता तो मैंने बता दी। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिपू लेक, सिपकीला, फिर उसका नीति और मुलिंगला। तो यहाँ पर मैं बता दूं जो मैंने याद किया था, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में लिप नीतिमान, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो लिप नीतिमान 2-3 बार पढ़ोगे तो यहाँ पर लिपू भी है, ठीक है, फिर यहाँ पे नीति भी है और फिर यहाँ पे आपका मान नहीं दिया गया है शिप किला। तो रोहतंग भरा शिप, ये तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये बी होगा आपका। देख लेते हैं 8th का बी। देखिए यहाँ पे शिप किला की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है। मैंने हिमाचल प्रदेश का कैसे याद किया था? देखिए आप अपने तरीके से याद करिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, मैंने लिप नीतिमान याद किया था, ये सारे दर्रे उत्तराखंड में है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो रोहतांग भरा शिप, तो यहाँ पे मैंने ऐसे इमेजिन किया था एक शिप है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और बहुत तेजी से लहरें चली, हिम्मत चाहिए उसको शिप पे बैठने के लिए, तो रोहतांग भरा शिप, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने याद किया था। ये सब कहां पर? रोहतांग भरा शिप हिमाचल प्रदेश में। अब आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए शिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए यहाँ पर इसके बारे में ये भी देख लीजिए, ये किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रखिए। जबकि मुलिंग दर्रा की बात करेंगे, नीति दर्रा की बात करेंगे, माना दर्रा की बात करेंगे, लिपुलेख दर्रा की बात करेंगे, ये सब आपका कहाँ है? ये सारे दर्रे आपके उत्तराखंड में। 9 प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? नर्मदा, साबरमती, लूनी या फिर कृष्णा? तो यहाँ पर आपको उत्तर पता होगा, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा सही उत्तर है आपका। नर्मदा की बात करें, साबरमती की बात करें, लूनी की बात करें, ये सब आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। लूनी की अगर हम बात करें क्लास, तो ये आपकी अरावली से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में जाकर ये लुप्त हो जाती, गायब हो जाती है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। कृष्णा, गोदावरी हम बात करें, दामोदर की हम बात करें या फिर कावेरी की बात करें, तो ये सब आपके ईस्ट में फ्लो करती है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो 9th का डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है कृष्णा नदी, उसके बारे में दिया गया है। तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, ठीक है, और यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अन्य नदियां जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, ठीक है, अन्य नदियां बोला गया है पश्चिमी ओर बहती हैं, ठीक है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रथम गोदावरी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए इनमें से वे कौन सी नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, फिर ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, फिर है ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु या फिर झेलम, यमुना और सतलज। तो उत्तर बताइए क्या सही होगा आपका? यहाँ पर उत्तर आपका सही है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अगर हम इसकी बात करें तो इन तीनों का जो ओरिजिन है वो आपका कहाँ से है? मानसरोवर लेक से है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इन तीनों का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात हो रही है। सतलज नदी की बात करेंगे तो ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है और जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जो है वो भी आपके मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं आपकी सतलज, चेनाब, रावी
ब्यास और झेलम। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कराऊंगी। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सी 3 नदियों का सोर्स जो है वो आपका मानसरोवर लेक के पास है। ठीक है, तो मैंने आपको उत्तर बता दिया, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करेंगे तो चेमा युंगडुंग हिमानी से ये निकलती है, इसको हम सांगपो नाम से भी तिब्बत में जानते हैं। परीक्षा में ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो TSANGO लिखा रहता है, तो यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट है, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से जब हम सतलज की बात करेंगे तो ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है, राकसताल से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और ये पंजाब में कहां से एंटर करती है, याद रखिएगा, शिवालिक पर्वत को काटकर। और जब हम सिंधु की बात करेंगे तो ये भी मानसरोवर के पास आपके बोखर चू हिमनद से निकलती है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो क्या है, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास और झेलम। तो सारे पॉइंट्स को हमने रिवाइज करा दिया। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया था? तो तराइन में मारा गया था, कि चंदावर में मारा गया था, कन्नौज में मारा गया था, कि उपयुक्त में से कहीं नहीं? तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, चंदावर में मारा गया था 1194 में। तो 11 का आपका सही उत्तर क्या है, बी है। यहाँ पर हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1194 में मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया था। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। तो याद रखिएगा, कन्नौज के राठौर वंश का जो शासक जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था। ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जिस डैश में स्तंभ पर था, तो कहां पर था? यहाँ पे तो कन्नौज में, गौतम बुद्ध नगर में, संबल में या फिर सारनाथ में? तो सारनाथ में है ये। ठीक है, लॉयन हेडेड पिलर जो पिलर है, जो आपका नेशनल एम्बलम है, ठीक है, वो आपका कहां पर है? सारनाथ में देखने में मिलेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ठीक है, नगर पालिका की बात की गई है, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर कनिष्क? क्लास याद रखिएगा, जब भी हम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, नगर पालिका की बात करते हैं, तो मौर्य वंश याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 13th का चंद्रगुप्त मौर्य। 13th का बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन का विस्तृत प्रणाली स्थापित की गई थी, और इसका श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। यहाँ पर जो नगर पालिका का प्रमुख होता था उसको हम किस नाम से जानते थे? नागरक के नाम से या फिर पुरमुख्य के नाम से। ये भी याद रखिएगा क्लास, मैंने क्या बताया? नागरक या पुरमुख्य। ठीक है, और मेगिस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, बताइए कौन सी? इंडिका लिखी थी ना, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, मेगिस्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5-5 सभाओं वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, जो कि किस प्रकार है? यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम समिति जो थी वो औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड चीजों को देखती थी, ठीक है, निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति की बात करेंगे तो ये विदेशी यात्रियों का भोजन, निवास, उनको चिकित्सा से जो भी सुविधाएं होती थी वो उपलब्ध कराती थी। तृतीय समिति जो थी वो जनगणना, पॉपुलेशन की बात करती थी। चतुर्थ समिति जो थी वो नगर के व्यापार को, ट्रेडिंग पे ध्यान देती थी। 5वीं समिति जो थी वो उद्योग समिति थी, जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी, मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर 6वीं समिति जो थी वो कर समिति थी, जिसका की काम क्या था? कर विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना। ये भी चीज याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको याद कराए हैं वो याद रखिएगा। नगर पालिका प्रशासन की जब भी हम बात करेंगे तो आप मौर्य प्रशासन याद रखेंगे, और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। मेगिस्थनीज की इंडिका याद रखिएगा, और याद रखिएगा मेगिस्थनीज ने जो नगर परिषद थी उसको 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में डिवाइड किया था, मतलब हर समिति में 5 सदस्य होते थे। और कौन सी समिति किससे रिलेटेड है एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा प्रश्न को पूछने के तरीके में बदलाव आ रहा है, तो हो सकते हैं ऐसे प्रश्न बन जाए। 14 प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है?
हुमायूं के। तो 14th का डी आपका सही उत्तर है। यहां पर हम देख लेते हैं, मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहां के दो प्रसिद्ध चित्रकार से हुई, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दु सम्मत से। ठीक है, सस्मत से। यहां पर याद रखिएगा इन दोनों लोगों का नाम, ये किसके समय में है, ये हुमायूं के समय में है। 15वें प्रश्न को देखते हैं, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। तो बिहार राम के सासाराम शहर की बात करें तो यहाँ पर किसका है बताइए, बहादुर शाह जाफर का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेरशाह सूरी का या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो यहाँ पे सासाराम की बात हो रही है तो शेरशाह सूरी के। ठीक है, याद रखिएगा। 15th का सी आपका सही उत्तर है। बिहार के सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा है। यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है और यह मकबरा हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। 16 प्रश्न को हम देखते हैं, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। 1294, 1417, 1213 या फिर 1398। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, 1398। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए डी आपका सही उत्तर है क्लास। 16 प्रश्न को देखते हैं, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। 1294, 1417, 1213 या फिर 1398। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो सही है वो है 1398। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तुगलक वंश के जो अंतिम शासक था आपका नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो इसके शासन काल में तैमूर ने आक्रमण किया था भारत में और ये 1398 का समय चल रहा था। 17 प्रश्न को देखते हैं, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा आरंभ किया गया था, किसने चलाया था। महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या फिर ज्योतिबा फुले ने। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, महाराष्ट्र की बात की गई है, महाड़ सत्याग्रह की बात की गई है तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा आपका चलाया गया था। ठीक है, महाड़ सत्याग्रह सी आपका सही उत्तर है का आरंभ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कब किया था, 20 मार्च 1927 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में किया था। ठीक है, इस आंदोलन के माध्यम से अम्बेडकर यहाँ पर दलितों को सार्वजनिक तालाबों, कुओं से पानी पीने और उसके माध्यम से पानी के उपयोग का अधिकार दिलाना चाहते थे। यह अम्बेडकर जी का पहला आंदोलन था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है, के लेखक कौन है। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक जो है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं या फिर बाल गंगाधर तिलक है, दादा भाई नौरोजी हैं या फिर फिरोज शाह मेहता है। तो मैं बता दूं अ नेशन इन मेकिंग के जो राइटर हैं वो आपके हैं SN बैनर्जी। 18th का ए आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो मराठा केसरी याद रखिएगा। ठीक है, और ड्रेन थ्योरी की बात करें तो वो किसके द्वारा दी गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, 19 प्रश्न को देखते हैं, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में, वाराणसी में, प्रतापगढ़ में या फिर प्रयागराज में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, किसी संस्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसी स्थान की क्लास किसी स्थान की मतलब प्लेस की बात की गई है कि आर्द्रता ह्यूमिडिटी जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का, पायरोमीटर का, पेरिस्कोप का या फिर हाइड्रोमीटर का। तो यहाँ पर हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं तो इसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। 20वें का ए आपका सही है। पायरोमीटर की बात करेंगे, यहाँ पे पायरोमीटर लिखा है तो ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पायरोमीटर जो है वो सतह के तापमान के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे अपेक्षित जो घनत्व है उसको मेजर करने के लिए, आर्द्रता को मेजर करने के लिए हाइग्रो है वो। ठीक है, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। 21 प्रश्न को देखते हैं, 21वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। ठीक है, मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, ठीक है, सिलचर और पोरबंदर या फिर नागपुर और सिलगुड़ी। 21वें का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। सी आपका सही उत्तर है। देखिए पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को पोरबंदर, सिलचर जो कि असम में है, और पोरबंदर गुजरात से, तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, ये गलियारा दूसरे को झांसी में काटते हैं और इसीलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र भी माना जाता है। तो ये याद रखिएगा
जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो सिलचर और असम को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दोनों गलियारा याद रखिएगा, और दोनों गलियारा एक दूसरे को कहां पर काटता है? झांसी में, उत्तर प्रदेश में काटता है। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर कर्नाटक? तो 22वें का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? कर्नाटक। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, इसके बाद केरल और असम का स्थान है। कर्नाटक की सिरसी सुपारी की अगर हम बात करें तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है। और भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था? ये भी याद रखिएगा, दार्जिलिंग की चाय को। 23वें प्रश्न को देखते हैं। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डागर बैंक कहां पर स्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तरी सागर में या फिर आपके नॉर्वे सागर में? यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? ये आपके नॉर्थ सी में है। ठीक है, 23 का सी आपका सही उत्तर है। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डागर बैंक जो है वो उत्तरी सागर में है, नॉर्थ सी में है, या उत्तरी सागर में स्थित रेतीले किनारे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो टर्की की नहीं है, फ्रांस की नहीं है, बेल्जियम की नहीं है या फिर यूनान की नहीं है? यहाँ पर आपका सही उत्तर है बेल्जियम की नहीं है। ठीक है, 24 का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 25वां। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इनमें से कोई नहीं, पहले ही दे दिया आपको, फिर सुपीरियर झील दिया है, फिर कैस्पियन दिया है, फिर बैकाल दिया है। लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी की बात करेंगे तो आपका उत्तर होगा कैस्पियन सी। 25वें का सी आपका सही उत्तर है। देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। अगर हम इसकी सीमा की बात करें तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ठीक है, ईरान और कजाकिस्तान। तो यहाँ पे आप कतियार करके याद कर सकते हैं या फिर तारीख करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी जो है वो आपका क्या है? तुर्कमेनिस्तान। ए की बात करेंगे तो अजरबैजान। ठीक है, आर से आपका रशिया हो गया। आई की बात करेंगे हम तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ईरान हो गया, और के से अगर हम कहेंगे तो कजाकिस्तान हो गया। तो आप कैस्पियन सी को याद रखने के लिए तारीख याद कर सकते हैं। ठीक है, सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील जो है वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और ये विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील। बैकाल झील की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? आपका रशिया में स्थित है। ठीक है, और ये सबसे गहरी झील है। 26वें प्रश्न को हम देखेंगे। मैरियाना खाई, ठीक है, मैरियाना ट्रंच की बात की गई है। यह सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है, या सबसे अधिक मूंगे कोरल के लिए प्रसिद्ध है, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है, या फिर सर्वाधिक जहाज डूबने के लिए? तो मैं बता दूं, या मारियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट ट्रेंच है आपका। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। ग्रेनाडा स्थित है कहां पर? प्रशांत महासागर में, कैरेबियन सागर में, हिंद महासागर में या फिर भूमध्य सागर में? का कैरेबियन सागर में स्थित है ग्रेनाडा, याद रखिएगा। 28 देखते हैं। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय है? तो राइटर्स बिल्डिंग किसका सचिवालय है? तेलंगाना का, कर्नाटक सरकार का, पश्चिम बंगाल का या फिर गुजरात का? तो ये आपका पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। तो 28 का आपका उत्तर क्या है? सही, सी। 29 प्रश्न को देखते हैं। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1950 में, 1955 में, ठीक है, 1950 में कि 1955 में, 1957 में या फिर 1961 में? तो हिंदू मैरिज एक्ट आपका इनैक्ट किया गया था 1955 में। 5-5, ठीक है, हम 5-5, ठीक है। चलो 30वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को किस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? 122, 172, 178 या 315? तो सही उत्तर है 315। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये सब। 31 देखते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 93rd, 95th, 97th की 91? तो
तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर किस अमेंडमेंट के थ्रू बोला, लिमिट थी मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये आपका किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो 31st का डी आपका सही उत्तर है। इसमें क्या बोला गया था, ध्यान से सुनिए। इसमें बोला गया था कि केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या सदन के सदस्यों के 15% से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। कितना बोला गया है, 15% बोला गया है। ठीक है, जिन राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है, उनके मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 12 से कम नहीं होनी चाहिए, हो सकती, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 32वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मूल घटक क्या हैं आपके? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ WPI? तो प्राइमरी गुड्स, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राइमरी गुड्स, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 1, 2, 4 इसमें आपकी सर्विस नहीं इंक्लूड होती है। आगे बढ़ते हैं 33rd प्रश्न को। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन के कार्यान्वित करता है? कौन करता है? ICAR, SFAC, नाबार्ड या फिर नेफेड? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? आपका सही उत्तर जो है वो डी है। ठीक है, अगर हम नेफेड की बात करें तो नेफेड का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34th। हृदय योजना का संबंध किससे है? मानव शरीर से, विज्ञान एवं तकनीकी से, डिजिटल टैलेंट से या फिर राष्ट्रीय विरासत विकास से? तो हृदय स्कीम जो है वो आपका नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 34th का डी आपका सही उत्तर है। राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का शुभारंभ कब हुआ था? 21 जनवरी 2015 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई, निगेटिव रही? तो नागालैंड, गोवा, सिक्किम, केरल। यहाँ पर ये बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया और इसका उत्तर क्या है? नागालैंड। ठीक है, 35th का ए आपका सही उत्तर है। अगर हम बात करें यहाँ पर कितना था तो -0.61। ठीक है, जबकि जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर भारत की कितनी थी? 1.97 से घटकर कितनी हो गई थी? 2001 में इतनी थी, घटकर 1.64 हो गई थी। और दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे, डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 21.54 से घटकर 17.7 हो गई थी। तो क्लास आज के सेशन को अब हम यही पे एंड करेंगे। आज 35 प्रश्नों को डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर और 35 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इन प्रश्नों की मात्रा हम बढ़ाएंगे, 40 तक इसको ले जाएंगे। ठीक है, आप एक एक प्रश्नों को पढ़िए। यहाँ पे जो मैं व्याख्या दे रही हूँ उसको जरूर पढ़िए क्लास, क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी प्रश्न बनने का तरीका जो है वो बदल रहा है। अब डायरेक्ट प्रश्न ना बन के आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका रेज किया गया है। ठीक है, अब अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, काफी अच्छे बन रहे हैं, डिफिकल्ट भी कहा जा सकता है। तो तैयारी अच्छी रखिए। अगर आपको समय मिल गया है, दूसरा चांस मिल गया है और आपका पेपर नहीं अच्छा हुआ था तो ये एक और मौका भगवान ने आपको दिया है। अच्छे से पढ़ लीजिए क्लास। ठीक है, चीजों को बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो पूछिए, और कोई भी टॉपिक पढ़े तो 1-2 लाइन में उसके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रखिए। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास।